नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस होने वाली है हमारी सीपीओ और स्टेनो के क्लास की। और सीपीओ और स्टेनो के क्लास में आज हम लोग खूब सारे एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ जानकारी भी इकट्ठा करेंगे जो आप सभी से पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए फिर फटाफट से एक बार सेशन की लिंक को कॉपी करिए, शेयर कर दीजिए इसे हर व्हाट्सएप के ग्रुप तक, हर व्हाट्सएप के स्टेटस तक, इंस्टाग्राम की स्टोरी तक, फेसबुक की वॉल तक और टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप हैं, चैनल हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए जहां जहां भी आप जुड़े हैं। विकास कुमार जी नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। चलो दोस्तों फटाफट शेयर करो। उसके पहले मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है तो गलत किया हुआ है। एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, करंट अफेयर्स दे देते हैं, करंट अफेयर्स के साथ जॉब के अलर्ट, डेली की क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज भी रहती हैं, मैगजीन भी हैं, पावर कैप्सूल भी हैं, नोट्स एंड आर्टिकल्स और वीडियोस वगैरह, ये सब आपको आमतौर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मात्र अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि आप अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेहा जी नमस्कार, भारती जी नमस्कार और विकास जी वेलकम टू द सेशन। चलिए बताइए, तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशियन। भारतीय हिंद महासागर में सबसे ज्यादा गहरा ट्रेंच कौन सा है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर जिसने दे दिया फटाफट बताए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे ज्यादा गहरा विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशियन, मैरियाना है, जावा है, पुएर्टो रिको है या येप नाम का गर्त है। आपको पता है ये जो ट्रेंच होता है इसे ट्रेंच को क्या कहते हैं, ट्रेंच को कहते हैं गर्त। ये पॉइंट तो आपको पता ही है। और ये जो ट्रेंच गर्त होता है, ट्रेंच को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच को हम लोग कहते हैं गर्त। और इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको, ट्रेंच जो गर्त कहलाता है, गर्त में गर्त को एक और शब्द कहा जाता है, इसे कहते हैं द्रोणिक। तो द्रोणिक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और पूरे के पूरे महासागर में सबसे जो गहरा स्थान होता है, गहरा स्थल होता है, उसे कहते हैं। तो ये आपको पता है कि मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त ये इंडियन ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट है। और ये इंडियन ओशियन का नहीं, पैसिफिक ओशियन का है, यानी कि प्रशांत महासागर का। आप देखो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा यहाँ पर मैरियाना, हिंद महासागर का सबसे गहरा है जावा। और साउथ सैंडविच ट्रेंच की जब हम बात करते हैं तो ये है 7434 मीटर दक्षिण महासागर में। पुएर्टो रिको ट्रेंच जो है ये है अपने अटलांटिक महासागर में। तो देखिए जैसे इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं ना, तो इंडियन ओशियन का आंसर हो जाएगा जावा। और अगर प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर का हो जाएगा, प्रशांत महासागर का हो जाएगा अपना मैरियाना ट्रेंच। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रशांत महासागर का मैरियाना हो जाएगा और साथ ही साथ जावा ट्रेंच हो जाएगा ये अपने इंडियन ओशियन का। तो ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। इंडियन ओशियन का ये पॉइंट याद रखिएगा। ये वाला किसका है, अटलांटिक का। इसके बारे में तो आप लोगों को वैसे ही बताया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं और उन्हीं चीज़ों पर काफ़ी हमारी चर्चा होगी। मेरे ख्याल से वो चीज़ थोड़ा पीछे रह गई है, जस्ट अ सेकेंड, बस पहुँचते हैं उस पर और आपको बताते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने प्रश्न और फटाफट इसका उत्तर देना नहीं भूलना है आपको। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। जल्दी से बताइए कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, फटाफट इसका आंसर। चलो डीआरडीओ की आज क्लास नहीं हुई है, डीआरडीओ की क्लास कल से होगी और सुबह 11 बजे होगी। तो ये आपको याद रखना है, सुबह 11 बजे और सुबह 11 बजे डीआरडीओ की क्लास होगी, डीआरडीओ की क्लास। ठीक है दोस्तों, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ होने वाला है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क होगा उत्तराखंड में। देखिए सबसे पहले
एक है जिम कॉर्बेट। आप लोग जल्दी से बताओ, जिम कॉर्बेट का नाम चेंज किया गया है ना, जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है वो भी बताइए। राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ये इसका नाम ही है वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। जल्दी से बताओ जिम कॉर्बेट का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए जिम कॉर्बेट का नाम क्या रखा गया है, फटाफट। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है? नहीं, वैसे भी इसे हैली नाम से जाना जाता था, हैली के बाद इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता था और अब इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में है 11 नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में देखो, कूनो नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय डुबरी नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है और इसके अलावा मंडला फॉजिल नेशनल पार्क है। इतने सारे नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क है। ये सब कुछ अलग अलग नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वैसे नेशनल पार्क की क्या ही बात करनी, पर दुधवा और दुधवा के अलावा पीलीभीत, दुधवा और पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी एक है चंपारण में, है ना, चंपारण में, क्या कहते हैं उसे? पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। जानते हैं ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यही नेपाल में क्या कहलाता है? नेपाल में इसका नाम याद रखिएगा, नेपाल में इसे कहते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो वही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, उसे ही नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बिहार से लेकर के नेपाल तक फैला हुआ है वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, मेरा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, मतलब मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ा जाए तो आगे चल करके हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। देखो, सीजीएल वाली जो क्लास है, क्लास का टाइम एक बार मेरी नोट कर लीजिए कि सबसे पहले सुबह 6 बजे मैं आप लोगों के लिए करंट इश्यूज़ लेकर आता हूं, तो करंट इश्यू वाली क्लास। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 11 बजे क्लास लेकर के आऊँगा DRDO की, तो ये भी आपको पढ़ना नहीं भूलना। फिर उसके बाद मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए ये DRDO, फिर मिलने के लिए आऊँगा दोपहर को 2 बजे। तो ये दोपहर को 2 बजे आपके लिए जैसे यही अभी CPO और CPO के साथ साथ स्टेनो की क्लास लेकर के आता हूँ वो। और रात को 10:30 बजे CGL हुआ करेगा, रात को 10:30 बजे होगा CGL। तो ये याद रखिएगा, CGL का टाइमिंग क्या है? रात को 10:30 बजे, 10:30। ठीक है, ये याद रखना है आपने। चलिए, हो जाएगा हो जाएगा। और अगली चर्चा किया जाए, अगला डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से बताओ कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है? बताइए। उत्तरी गोलार्ध में 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 या दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 या उत्तरी गोलार्ध में 66.5? जल्दी से बताइए, फटाफट बताना है आपको। और आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। CHSL अब मैं नहीं पढ़ाता, CHSL में पढ़ाते हैं पवन सर। CHSL में पवन मोरल सर, पवन मोरल सर आपको पढ़ाएंगे। वो शाम को पढ़ाते हैं 4 बजे, तो उनसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पवन मोरल सर से शाम को 4 बजे आप पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों एक बात आप लोग जान लो कि जब जब हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन की, कहने का मतलब मकर रेखा, तो देखो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या कहलाएगी? कर्क रेखा, है ना, ये तो पता है आपको। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री क्या कहलाएगा? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे इसे, अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या कहलाएगी? मकर रेखा। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हो। पर इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री क्या कहलाएगा? ये आपको पता है, कहलाएगा आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त।
तो इस तरह से हम लोग ये 4 नामों से इनको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, तो मतलब कि हो गया दक्षिणी गोलार्ध में 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 को हम पढ़ेंगे अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 को कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 को आर्कटिक वृत्त के नाम से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो कर्क रेखा कहाँ होती है? कर्क रेखा होगी नॉर्थ में, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे ये बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर वाली ये कर्क, फिर आर्कटिक, नीचे वाली मकर और अंटार्कटिक। तो ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा और ये है अंटार्कटिक वृत्त और ये है आर्कटिक वृत्त और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। चलिए बढ़िया, आगे चलें तो अगली चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लेकर के आया था सन 1878 में? सन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लेकर के आया था? लॉर्ड विलिंगडन था, लॉर्ड लिटन था, रिपन था या लॉर्ड डलहौजी था? फटाफट बताओ। मेरी सुबह वाली क्लास नहीं मिलती? क्या बात करते हैं आप? सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है, वो मुद्दों पर होती है, करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं वो। तो आप लोगों को बस नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब एक बार देखना, चैनल पे सर्च करना। आज आप लोग एक चीज़ सर्च करना कि दुबई है ना या यूएई बना भारत का फैन, यूएई बना भारत का फैन, ये सर्च करिएगा, आपको मिलेगी आज की क्लास। ठीक है, सीजीएल के लिए पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईशा, और सीजीएल के लिए आप रात को भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सीजीएल के लिए आप मुझे ज्वाइन कब कर सकते हो? रात को 10:30 बजे। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन, बिल्कुल सही है। चलिए लिटन के बारे में बताता हूं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप जान लीजिए। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत यदि कोई भी भारतीय किसी भी तरह का न्यूज़पेपर यानी अखबार, न्यूज़पेपर यानी कि कोई भी अखबार, अखबार के अलावा कोई भी तरह का जर्नल, जर्नल का मतलब किसी भी तरह की पत्रिका, कोई मैगजीन जिसका मतलब पत्रिका ही होता है, किसी भी तरह का अखबार या कोई भी तरह की पत्रिका किसी भारतीय भाषा में नहीं निकाल सकता था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही निकालना था, है ना, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही निकालना था। यह है लॉर्ड लिटन का काम। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही आप कोई भी अखबार निकाल सकते हो, कोई पत्रिका निकाल सकते हो, कोई जर्नल निकाल सकते हो। और इस एक्ट को लाया तो गया था 1878 में, लेकिन इसे हटाया गया सन 1881 में, हटा दिया गया। और सन 1881 में जिस व्यक्ति ने इसे हटाया था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। ये याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या था? व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रिपन। यानी अगर मुझे पता होता, इतना उदारवादी वाइस रॉय था ये, रिपन की बात करें तो रिपन ने इसको हटाया था। रिपन तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में भी फंस गया था ना रिपन, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अभी आने वाले समय में एक क्वेश्चन आएगा। तो प्रेस एक्ट को हटाया किसने? लॉर्ड रिपन ने हटाया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चल करके एक और प्रश्न आपसे करता हूँ, फटाफट बताओ मुझे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रावधान बताता है? जल्दी से बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद? हाँ बिल्कुल, जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप याद रखिए, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्लास में। तो चलो फिर बताओ जल्दी फटाफट से, वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ दिया हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है ये आपको पता है ना? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बजट, इसे बजट कहा जाता है। तो दोस्तों ये बजट कहाँ दिया हुआ है ये जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, तो बजट अगर कहीं पर दिया हुआ है तो वह है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट दिया गया है। बजट को पेश करने के लिए क्या चाहिए? बजट को पेश करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की आज्ञा, राष्ट्रपति की आज्ञा
राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद वित्त मंत्री इसे लेकर आएंगे, लोकसभा में पढ़कर सुनाएंगे और लोकसभा से ये जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जाने के बाद राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती, राज्यसभा के पास वैसे रोकने का पावर है ही नहीं। 14 दिनों तक राज्यसभा चाहे तो रोक ले, पर 15वें दिन यदि राज्यसभा ने रोका तो अपने आप पास हो जाएगा और फिर उसके बाद ये वापस जाता है राष्ट्रपति के पास। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति, एक बार याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सीधे आर्टिकल 112 के अंतर्गत इसे पास कर देते हैं और पास होने पर बजट पास हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं ऑर्डिनेंस, एक बात बताइए, ऑर्डिनेंस की जब हम लोग बात करते हैं अध्यादेश लाने की, तो अध्यादेश लाने की पावर कौन से आर्टिकल में है, 123 में है या नहीं है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ करके जाता हूं। चलो फिर अब आगे बढ़े। बहुत अच्छे, अगली चर्चा किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से बताओ मुझे कि क्वार्टेजाइट क्या है। क्वार्टेजाइट किस प्रकार की चट्टान है। चट्टानें आमतौर पर कितने प्रकार की होती हैं, तो चट्टानें हम लोगों ने पढ़ी है ना। वैसे चट्टानें होती हैं इग्नियस, इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय शैलें, और आग्नेय भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं आंतरिक आग्नेय और दूसरी होती हैं बाह्य आग्नेय शैलें। आंतरिक आग्नेय शैलें जो होती हैं वो हैं, कैसी होती हैं आंतरिक आग्नेय शैलें, वो भी बता देता हूँ आपको। आंतरिक आग्नेय शैलें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जानो कि ग्रेनाइट, जब लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए तो उससे आंतरिक आग्नेय शैलें बनती हैं। और बाह्य आग्नेय शैलें कौन सी हैं, बाह्य आग्नेय शैलें हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, फटाफट बताओ, है ना, बहुत अच्छे सपना, रूबिन वेरी गुड। चलो चलो चलो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वार्टेजाइट किस तरह की चट्टान है। तो ये याद रखिएगा कि क्वार्टेजाइट जो होती है ना, क्वार्टेजाइट एक मेटामॉर्फिक चट्टान है, रूपांतरित है भैया। जैसे आप बलुए पत्थर की बात करते हो, बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन जिसको आप कहते हो ना, तो वो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं सैंडस्टोन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब सेडिमेंट्री यानी तलछटी वाली चट्टानें हैं। मेटामॉर्फिक की बात करें तो मार्बल, मार्बल आप लोग जानते हैं ना, संगमरमर, तो ये संगमरमर वगैरह बड़े अच्छे तरीके से मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं, रूपांतरित चट्टानों के। होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेडिमेंट्री को या किसी भी इग्नियस को, है ना, किसी भी आंतरिक आग्नेय शैल हो, बाह्य आग्नेय शैल हो या कोई भी तलछटी वाली चट्टान हो, अगर आप इसको तापमान और दबाव में रख दोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो रूपांतरित हो जाएगी। और रूपांतरित होकर के क्या बनेगी, रूपांतरित होकर के बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल है, संगमरमर है, क्वार्टेजाइट है, ठीक है, नीस है, ये सब अलग अलग तरह की चट्टानों का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये आग्नेय शैलें जो होती हैं वो आंतरिक भी होती हैं, आग्नेय शैलें बाह्य भी होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स आर इंट्रूसिव ऑल्सो एंड एक्सट्रूसिव ऑल्सो। अगर आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव यानी कि आंतरिक और बाह्य शैलें। आगे बढ़े अगले, ठीक है, आकाश जी प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छे, वेलकम टू द सेशन। चलो फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से, जल्दी से बताइए कि विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, फटाफट बताओ, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जल्दी से बताना है आपको, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताओ। Which country has topped the Global Digital Skill Index 2022? फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये आप लोग जानते हो कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में। तो आपको पता है कि ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में टॉप करने वाला है भारत, और कोई नहीं। ग्लोबल डिजिटल
स्किल इंडेक्स में इंडिया ने टॉप किया है। तो दोस्तों इसका नाम याद रखना है आपको, भारत ने टॉप किया है। ठीक है, भारत में चल रही है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। स्किल इंडिया कैंपेन को भारत की सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि लोगों को स्किल दी जा सके, लोगों को कौशल सिखाया जा सके, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने एक्सपर्टीज के माध्यम से, अपनी विशेषता के माध्यम से अपने बेहतरीन कामों को भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे सकें। तो जैसे मान लीजिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर में महारत हासिल की और कंप्यूटर की ट्रेनिंग की, उसके बाद उसने कैफ़े खोल दिया। कैफ़े खोलने पर कुछ लोगों को वो रोज़गार भी दे पाएगा, साथ ही साथ लोगों के अदर काम भी कर पाएगा। तो इस तरह से उसको ना थोड़ा सा मदद मिली और उस मदद के माध्यम से उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। तो कौशल विकास योजना ज़रूरी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर बाकी आया ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। तो डिजिटल स्किल का मतलब होता है, डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन चीज़ें ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा यह है दोस्तों कि बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिली थी, मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से बताओ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं 1946 में, कुछ लोग बोल रहे हैं 1900 कहीं और। बी, हाँ बी आंसर सही है, बिल्कुल सही, 1946 में हुई थी। वो क्या हुआ था संविधान सभा के लिए, कौन सा मिशन आया था? भाई आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने भेजा था कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में, मार्च 1946। इसने कहा भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करे, यानी भारत में भी एक कानूनी किताब हो जिसके माध्यम से पूरे भारत को प्रशासित किया जाए। अच्छी बात थी, कैबिनेट मिशन आया, उसने ये घोषणा की कि संविधान सभा होनी चाहिए। बात है 9 दिसंबर की, और 9 दिसंबर सन 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में एक टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए, अस्थाई अध्यक्ष, और वो जो अस्थाई अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद फिर 11 दिसंबर सन 1946 को इसके स्थायी चेयरमैन, स्थायी अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था बाबूजी। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि ये संविधान सभा की पहली बैठकों की तारीख तो है ही, संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर को सन 1949 में। और ये जो 26 नवंबर सन 1949 की डेट है, इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, और जब संविधान को अंगीकृत किया तो अंगीकृत करने के बाद फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान लागू कब हुआ है। तो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो ये बहुत सारी बेसिक डिटेल है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख दीजिए और आपको आएगा, काम आएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलो सेशन को शेयर नहीं किए हो क्या? सेशन को शेयर नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा? ऐसे मज़ा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए। तो ये डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला आंसर था इसका। बताओ कौन सा स्टेट टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है कि पंजाब है? फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव द टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स, ये करने वाला पहला राज्य कौन सा प्रदेश बन गया है, कौन सा राज्य बन गया है? बताओ जल्दी। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। जल्दी से बताइए।
तो इसका सही उत्तर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसका सही उत्तर होने वाला है नन अदर देन दी डी, पंजाब। तो पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन छोड़ करके जाता हूं कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर क्या है, ये आप सभी लोगों के लिए प्रश्न होगा। तो ये इसका आंसर आप लोगों को देना है कि टिश्यू कल्चर क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़िया, आगे चल करके एक और नया प्रश्न आपके सामने है कि बताइए अश्वघोष ने इनमें से क्या नहीं लिखा है। सौंदरानंद, बुद्धचरित, वज्रसूची या धर्मसूत्र। जल्दी से बताइए, इनमें से क्या अश्वघोष द्वारा नहीं लिखा गया है। सौंदरानंद, बुद्धचरित, वज्रसूची या धर्मसूत्र। जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है। चलो जल्दी से बताइए फटाफट, इसका क्या आंसर होगा। देखो क्या बात है, बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे। ए आंसर मिल रहा है सौंदरानंद के बारे में, है ना। देखो दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, सौंदरानंद को भी, बुद्धचरित को भी और वज्रसूची को भी इन्होंने ही लिखा है। आप जब जब अश्वघोष की बात करते हैं, अश्वघोष बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं। किसके दरबार में? राजा कनिष्क के समय पर ये हुआ करते थे। तो कनिष्क के समय में कौन सा राजवंश भारत में शासन कर रहा था? कुषाण राजवंश। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुषाण राजवंश था, दक्षिणी में तो फिर भी भारत में सातवाहन राजवंश शासन किया करता था। तो ये आपको, हाँ, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रहेगा कि कुषाण राजवंश के शासन के दौरान अश्वघोष ने ये तीनों के तीनों लिखे थे। धर्मसूत्र, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये धर्मसूत्र की रचना किसने की है या कौन है जिन्होंने धर्मसूत्र किताब लिखी है। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा कि धर्मसूत्र किताब के लेखक, धर्मसूत्र के लेखक हैं जिनका नाम है गौतम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि धर्मसूत्र के लेखक कौन हैं। लेखक हैं इनके गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा जो है हमारी वो ये है कि बताइए कौन से इंडियन लीडर को अहमदाबाद म्युनिसिपल प्रेसिडेंट 1922, 1924 और 1927 में चुना गया। अपने शुरुआती वर्षों में 1922, 1924 और 1927 में किस भारतीय नेता को अहमदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? फटाफट बताओ, नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, अबे कब की बात है? ये बात है, हाँ ये बात है काफ़ी पहले की। काफ़ी पहले का मतलब काफ़ी पहले की। जल्दी से बताइए। विच इंडियन लीडर वॉज इलेक्टेड एज अहमदाबाद म्युनिसिपल प्रेसिडेंट इन 1922, 1924, 1927 इन हिज इनिशियल ईयर्स? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी या कस्तूरबा गांधी? कौन था इसमें से गुजरात का? सबसे पहले मोरारजी देसाई गुजरात के थे? हाँ थे कि नहीं थे? सबसे पहले तो ये बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के एम मुंशी थे या कस्तूरबा गांधी? चलो इसका सही उत्तर जान लो कि और कौन होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही चुने गए थे। यार सरदार वल्लभ भाई पटेल ना क्लब में आराम से एंजॉय कर रहे थे और अचानक से उन्होंने गांधी जी का भाषण सुना और गांधी जी का भाषण सुनने के बाद उन्होंने अपनी गिलास वास हटाई, बोला मैं अब जा रहा हूं देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राजनीति में आ गए। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी की मृत्यु का इतना गहरा आघात लगा था उन्हें कि उनकी भी मृत्यु गांधी जी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही हो गई। तो वो वैसे ही बीमार थे और गांधी जी की मृत्यु सुनकर के उनको बहुत गहरा आघात लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर अप्रोच के मामले में बात की जाए या उनके कार्य प्रणाली की बात की जाए तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक भी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में इन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया था? वो भी याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह कहाँ किया था ये भी याद रखिएगा, सूरत में। और सूरत के पास बारदोली की जगह की महिलाओं ने कौन सा टाइटल दिया था ये भी याद रखिएगा, सरदार टाइटल, सरदार शीर्षक दिया था। तो ये सरदार शीर्षक अगर हमारे
नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है। तो किसको, हाँ याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया है, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया है। ठीक है, चलो फिर आगे चला जाए, अगली चर्चा करते हैं हम लोग। अगली चर्चा जो है वो ये है कि बताइए कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। कौन सा है, कौन सा है, हाँ कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 38 है, 39 है, 40 है या 41 है। पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वैसे पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे तरीके से अगर स्थापित किया गया है तो वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 1992 में आया था ये। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, हमारे संविधान का भाग 9, हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची, सॉरी 11वीं अनुसूची, 10वीं कह दिया मैंने गलती से, 10वीं अनुसूची तो बताती है दल बदल कानून के बारे में। तो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची यानी कि शेड्यूल, और इसके अलावा हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन एक्ट को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, और इसलिए 24 अप्रैल 1993 जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखोगे, बहुत अच्छे। वैसे हाँ, वैसे आप लोगों को पता है कि पंचायत के बारे में जब जब बात की जाती है, पंचायत गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत। तो जब हमारा संविधान बन रहा था उसी समय पर 1948 में गांधी जी की जनवरी में ही मृत्यु हो गई थी, 30 जनवरी को मृत्यु हुई थी गांधी जी की 1948 में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 बताता है कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि पंचायती राज बना करके शक्तियों को विकेंद्रीकृत करे। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है शक्तियों को विकेंद्रीकृत करना। देखो, जब हम केंद्र में बैठे हैं तो प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे पास पावर है, जब हम राज्य में बैठे हैं तो मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे पास पावर है, लेकिन जब हम गांव में बैठे हैं तो क्या होने के नाते हमारे पास पावर है कि हम गांव का विकास कर सकें। गांधी जी कहा करते थे कि यदि एक सरपंच गांव में होगा तो सरपंच होने के नाते उसके पास कुछ शक्तियां होंगी, वो गाँव का विकास करेगा। गाँव का विकास होगा तो जनपद का विकास होगा, जनपद का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होगा तो संभाग का, संभाग का विकास मतलब राज्य का, राज्यों का विकास मतलब देश का विकास। तो ऐसा है ना, ऐसा कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी की ही ये, हाँ गांधी जी की ही ये सोच थी। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो आर्टिकल 40 आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिनको 2021 पेरिस मास्टर्स में सिंगल्स का टाइटल या सिंगल्स एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल ने, रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविक ने या डेनियल मेदवेदेव ने। जल्दी से बताइए कौन है वो, कौन है वो। इसका सही आंसर देना है आपको। फटाफट आंसर दीजिए, कौन है वे। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 पेरिस मास्टर्स का एकल खिताब जीता है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या डेनियल मेदवेदेव। चलो क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छे, सही उत्तर दीजिए और पाइए। वाह। तो यानी कि हाँ, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविक। बताओ कौन थे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य संबंध को बेहतर रखने के लिए इसका निर्माण करवाता है। यह भी याद रखिएगा कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है यह भी याद रखना है कि आर्टिकल है 280। आर्टिकल 280 के तहत केंद्र राज्य संबंधों को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्यों के बीच में कर का, टैक्सेस का बंटवारा अच्छे तरीके से करना। तो
दोनों के बीच में राजस्व का बंटवारा यदि अच्छे से हो गया तो काम हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी हुआ करते थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, और अभी जो है वो 15वां वित्त आयोग है या नहीं, फटाफट बताइए। 15वां वित्त आयोग, और अध्यक्ष कौन है इसके? N.K. सिंह। N.K. सिंह इसके अध्यक्ष हैं ना, याद रखना है आपको 15वें वित्त आयोग। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, फटाफट यार, क्या बात है, आपको तो याद है एकदम सब कुछ। सब चीते हैं मेरे, अक्षय हैं चीते, देखो यहाँ पे सारू भी हैं, वो भी चीते हैं, रॉबिन हैं, ऋतिक और मीना तिवारी जी, सुनील जी, सुमित जी, और बाकी सारे के सारे चीतो। पवन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप भी। बताइए फिर कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली? बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली कौन से वर्ष में? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1782 में, 1773 में, 1791 में या 1765 में? हाँ जी आकाश, आज मेरी क्लास रात को 10:30 पर आएगी। देखो, सुबह 6 बजे मेरी क्लास होती है, याद रखिए, फिर 11 बजे मेरी क्लास होती है, फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे मेरी क्लास होती है, दोपहर 2 बजे, और फिर रात को होती है मेरी क्लास 10:30 बजे। तो 10:30 बजे होती है CGL के लिए विशेष तौर पर, बाकी ये सभी क्लासेस आप सभी एग्जाम के लिए देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कौन से वर्ष में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1765 में। ये कहानी मैं आपको सुना चुका हूं क्या एक बार? देखो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, यहाँ पे छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बात कहलाती है कि भाई अवध में एक नवाब हुआ करता था, उसका नाम था शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला को ये लगता था कि मैं अंग्रेज़ों को हरा सकता हूं, और अगर अंग्रेज़ भारत से चले गए तो हमारा ही शासन हो जाएगा। ये बात उसने बंगाल में जाकर के बंगाल के नवाब को बताई, जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम को भी प्लान बहुत अच्छा लगा, तो दोनों ने मिल करके जाकर बताया उस समय पर मुगल बादशाह को, जिसका नाम हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के घर वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था, बेचारा यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहा था। और इसके साथ समस्या ये थी कि इसके घर वालों ने इसके घर पे कब्जा किया हुआ था, यानी दिल्ली मुगलों के पास तो था, लेकिन शाह आलम द्वितीय को घर से निकाल रखा था। तो बेचारा घर का मारा, और ये तीनों मिलकर के 22 अक्टूबर सन 1764 को एक अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करते हैं, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। और इत्तेफाक से हेक्टर मुनरो 22 अक्टूबर सन 1764 के इस युद्ध में इनको हरा देता है। जब ये तीनों लोग हार जाते हैं तो इन तीनों लोगों से संधि की जाती है, और वो संधि के लिए बुलाया जाता है लंदन से रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव वही व्यक्ति है जिसने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, और सिराजुद्दौला को हरा करके अंततः बंगाल में कब्जा किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और मुगल और अवध के शासकों के बीच में संधि होती है। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव एक संधि करता है 12 अगस्त को सन 1765 में, और ये मुगल सम्राट से संधि करके मुगल सम्राट को हर वार्षिक 26 लाख रुपए और साथ ही साथ इलाहाबाद एवं कड़ा दे देता है। तो 26 लाख रुपए और इलाहाबाद व कड़ा, ये दोनों दे देता है। पर मजे की बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम सेकंड को ये दे तो दिया इलाहाबाद व कड़ा और 26 लाख रुपए। बदले में क्या लिया? बदले में उसने कहा उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी मुझे चाहिए। दीवानी का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? दीवानी का मतलब होता है राजस्व का अधिकार। राजस्व का अधिकार का मतलब जान रहे हो? कर वसूलने का अधिकार। तो अगर कर वसूलने का अधिकार किसी ने अपने पास ले लिया, इसका मतलब कि वो हो जाएंगे मनमौजी। और मनमौजी हुआ यहाँ पर। इस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि की थी, और यही कहलाती है इलाहाबाद की संधि। हालांकि ये एक और हुई थी, यही कहलाती है इलाहाबाद की संधि। आप लोग याद रखेंगे ना ये पॉइंट? इलाहाबाद की संधि कहते हैं इसे दोस्तों। चलो बढ़िया। कौन सा युद्ध है ये? तीनों जो लड़े थे 22 अक्टूबर सन 1764 में, इसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध।
कि सन 1764 में 22 अक्टूबर को जो लड़ाई लड़ी गई इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध है और 12 अगस्त 1765 में ये संधि की गई है, जिस संधि को हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो 1765 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगली चर्चा किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धामेग स्तूप कहाँ है? सांची में है, सारनाथ में है, बैरथ में है या अमरावती में है? धामेग स्तूप कहाँ पर बना हुआ है? फटाफट बताओ दोस्तों, धामेग स्तूप कहां पर बना हुआ है? हाँ बताइए जल्दी से, धामेग स्तूप कहां पर बना हुआ है? तो दोस्तों धामेग स्तूप, हाँ धामेग स्तूप कहां पर बना हुआ है? दीपाली पूछ रहे हैं सर काहे हंस रहे हो? क्यों हंस रहा हूं मैं बताऊं आपको, क्योंकि मुझे हंसी आती है। और रॉबर्ट क्लाइव जब संधि करने गया था ना, ये वाला जो क्वेश्चन आपको समझा रहा था, बड़ा मजेदार से संधि करने गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को सबसे पहले शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। तो बोला एक बात बता, तू लड़ा क्यों? तेरे पास तो दिल्ली है, तू हमसे क्यों लड़ने आया? तो शाह आलम ने कहा, मालिक दिल्ली तो बस नाम की है, मेरे रिश्तेदार वहाँ भरे पड़े हैं, मुझे घुसने तक नहीं देते दिल्ली में, मेरा आस पास घुसना भी वर्जित है। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या, अगर मैं तुझे इलाहाबाद व कड़ा दे दूं, 26 लाख रुपए दे दूं? तो बोला 26 लाख रुपए तो चल ठीक है, तू अंग्रेज होके दे सकता है, लेकिन इलाहाबाद और कड़ा कैसे दे देगा? इलाहाबाद और कड़ा तो शुजाउद्दौला अवध के अंतर्गत आते हैं। उसने कहा ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू ये ब्लैंक पेपर पे साइन कर दे। शाह आलम ने कहा करवा ले भाई। कर दिया ब्लैंक पेपर पे साइन। नंगा ना आएगा क्या, निचोएगा क्या, ये तो हालात थे उसके। ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसने लिखवा लिया उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी ये मेरे नाम की जाती है मुगल सम्राट द्वारा। मुगल ने कहा भाई ना उड़ीसा बिहार बंगाल मेरे पास, ना तेरे पास इलाहाबाद व कड़ा, तो ये हवा में इतनी संधियां क्यों कर रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव इतना होशियार आदमी था, वो बोला कि ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास उड़ीसा बिहार और बंगाल नहीं है, ये मुझे पता है कि तुम्हारे पास उड़ीसा बिहार और बंगाल नहीं है, लेकिन ये पब्लिक को नहीं पता कि उड़ीसा बिहार और बंगाल मुगलों के अंतर्गत नहीं आता। अगर मुगल ने लिख दिया तो काम बन जाएगा। तगड़ी सेटिंग की थी उसने। और उसके बाद ना इसने 16 अगस्त को फिर पकड़ा, 16 अगस्त 1765 को फिर पकड़ा, और 16 अगस्त 1765 को फिर से इलाहाबाद की संधि हुई, लेकिन इस बार रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच नहीं, शुजाउद्दौला के साथ की इसने 4 दिन बाद। और शुजाउद्दौला को कहा ना तो तेरे पास घर की कोई दिक्कत, ना तो तू कठपुतली नवाब, ना तेरे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया, तू लड़ने आया क्यों? शुजाउद्दौला ने कहा माफ करो मालिक, गलती हो गई। उसने कहा जब गलती हुई है भाई तो एक काम कर, हर्जाना दे। और हर्जाना कितना देगा? 50 लाख रुपए लिए थे उससे, इलाहाबाद व कड़ा दिला दिया था शाह आलम द्वितीय को। ये सब कांड हो रखे हैं भाई इतिहास में, लंबे लंबे कांड हैं ये। इसलिए आपको याद रखना है, हंसी आ ही जाती है, बड़ी मजेदार सी बात है ये। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली चर्चा हम लोग करेंगे। भाई बताओ धामेग स्तूप कहाँ है? तो धामेग स्तूप ये आपको याद रखना है कि सारनाथ में है ये, इसका कोई और बहुत ज़्यादा डिटेल पे मत जाइए। बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं दोस्त? देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, एसएससी महापैक पर आज चल रहा है 77% ऑफ, और उसके साथ साथ चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी, और डबल वैलिडिटी का मतलब ये है कि इस पे आज आपको 2 वैलिडिटी मिलेंगी, डबल वैलिडिटी मिलेगी 24 महीने की। तो ये आप थोड़ा सा फोकस करिए कि 24 महीने की वैलिडिटी आपको कहाँ मिल रही है। 24 महीने की वैलिडिटी आपको एसएससी महापैक में मिल रही है, और 77% ऑफ भी। तो दोस्तों आप इसको तुरंत इनरोल कर सकते हो पेड क्लास में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जैसा कि आप सभी को पता है कि सही उत्तर भारत के संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं 4 में। कहाँ से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व? तो ये भी आप सभी को पता है, लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था इसे? तो आयरलैंड ने इसे लिया था स्पेन से, ये भी याद रखिएगा। नीति निदेशक तत्व भाग 4, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
हाँ, तो ये रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब खींच के पढ़ाई कीजिए। एसएससी महापैक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एसएससी महापैक आपके पास उपस्थित है दोस्तों। लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, स्पोकन इंग्लिश क्लास है, ऑल एसएससी एग्जाम्स है। और मैं हमेशा एसएससी महापैक के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो, सीएचएसएल का फॉर्म 5 नवंबर को आ रहा है, जीडी का आ गया है, सीजीएल का आ रखा है, और अब आपके पास ऑप्शन है कि जल्दी जल्दी परीक्षाओं को क्लियर करें। क्योंकि अब यहाँ पर आपको पता है, एक बात और बता दूं, अब यहां पर आपके जो एग्जाम है, एग्जाम एकदम लाइन से है। तो आप लोगों को जा करके बस सीधे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, अड्डा 24/7 सर्च करते ही यहां पहुंचोगे आप ऑल कोर्सेज में, यहां जाइए एसएससी, यहां पहुंचिए महापैक पे। और जब ये सारे एग्जामिनेशन को आपको देना ही है तो ये डबल वैलिडिटी ऑफर को क्यों छोड़ना। देख रहे हो ना दोस्तों, तो ये डबल वैलिडिटी का ऑफर छोड़ने लायक नहीं है। बाय नाउ करो। और डबल वैलिडिटी लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक कूपन लगाना है Y637। जैसे ही आपने Y637 लगाया, देखिए मात्र 3,403 रुपये में Y637 लगाने पर आपको मिलती है डबल वैलिडिटी मात्र 3,400 रुपये में। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है ना, जानना है, समझना है। एसएससी का महापैक है बड़ा शानदार, और एसएससी के महापैक में आप सभी एसएससी के परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। तो बस लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, खूब मेहनत कीजिए। आप सभी से मुलाकात होगी कल दोपहर 2 बजे और आज रात को 10:30 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद।